द रेप ऑफ द लॉक कांटो थर्ड या खंड थर्ड, आप इसको तीसरा भाग कह सकते हैं। स्वागत है दोस्तों आपका इसमें। लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को जारी रखते हुए हम देखेंगे। कांटो सेकंड तक हमने देखा था कि बेलिंडा जो कि तैयार होकर के कहीं निकली है, कहाँ निकली है, उसके आगे की कहानी हम देखते हैं। एक कोर्ट है जिसका नाम है हैम्पटन कोर्ट, जहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं, युवक युवतियाँ। कई तरह की वो लोग बातें करते हैं, एंजॉय करते हैं अपने समय को। तो वहीं से शुरुआत कर रहे हैं। अलेक्जेंडर पोप कह रहे हैं कि जो आसपास हरे-भरे बगीचे हैं, चारागाह टाइप के, जहाँ पर हमेशा फूल, एवर क्राउन्ड विथ फ्लावर्स, जो हमेशा फूलों से भरे रहते हैं, ऐसे बगीचे हैं। वहीं एक नदी है जो कि लंदन में बहती है, टेम्स नदी, टेम्स भी कहते हैं इसको, विद प्राइड सर्वेस, जो कि बड़े अपने घमंड के साथ, अपने बड़े गर्व के साथ देखा करती है अपने आसपास बनी हुई बिल्डिंग्स का सर्वे करती रहती है नदी। या बिल्डिंग्स हैं उनके जस्ट बगल से नदी बहती रहती है। देयर स्टैंड्स अ स्ट्रक्चर ऑफ मैजेस्टिक फ्रेम, बहुत ही वैभवशाली एक बिल्डिंग वहीं खड़ी हुई है उन बिल्डिंग्स के बीच में, विच जो कि फ्रॉम द नेबरिंग, बगल का एक गांव है, उस बगल के गांव के नाम से, इट टेक्स इट्स नेम, अब बगल के गांव के नाम से इस बिल्डिंग का नाम रख दिया गया है हैम्पटन कोर्ट, जहां पर बेलिंडा जा रही है एंजॉय करने अपने दोस्तों के साथ। हियर ब्रिटेन्स स्टेट्समैन ऑफ द फॉल फॉर डूम, और यहाँ पर जो बहुत सारे पॉलिटिकल लोग हैं ब्रिटेन के, स्टेट्समैन मतलब पॉलिटिकल लोग, ऑफ मतलब प्राय, फॉल जो पतन होता है, कई बार तख्ता पलट होता है दूसरे देशों में। फॉर डूम का मतलब यहाँ पे भविष्य बताते हैं या भविष्यवाणी करते हैं। बहुत सारे नेता वहां बैठ करके, पॉलिटिशियंस दूसरे देशों की सरकार के बारे में भविष्यवाणियां कर रहे हैं, बता रहे हैं कि कैसे वहां पर तख्ता पलट हो सकता है, या कहाँ कौन राजा कहाँ कैसे बनेगा, ये सारी बातें वो करते रहते हैं। फॉरेन ट्रेंड्स, विदेशी शासकों की, एंड ऑफ निम्स एट होम, और घर पे या इनके देश की जो महिलाएं हैं उनके बारे में भी ये लोग बात कर रहे हैं कि कैसे एक तरफ साम्राज्य का पतन हो रहा है, और एक तरफ जो महिलाएं हैं उनके कैरेक्टर के पतन की बात भी ये लोग कर रहे हैं कि उनके समाज में व्यभिचार बहुत ज्यादा बढ़ गया है, वर्च्यूज खत्म होते जा रहे हैं, वाइसेस बढ़ते जा रहे हैं, बुराइयां बढ़ती जा रही हैं। उनके बारे में ये लोग वहां बैठ करके बातें करते रहते हैं। हियर दाउ ग्रेट अन्ना, ये कौन है? ये क्वीन एन है, जो उस समय इंग्लैंड की महारानी थी, उनके बारे में बात कर रहे हैं। क्वीन एन की बात हो रही है। ग्रेट अन्ना, whom थ्री रियल्म्स ओबे, और वो इतनी शक्तिशाली हैं कि तीन राज्य उनकी बात को मानते हैं। कौन कौन है वो तीन राज्य? एक तो इंग्लैंड है, दूसरा स्कॉटलैंड, और थर्ड है आयरलैंड। इन तीन राज्यों पर शासन करने वाली, या तीन राज्य उनकी बात को मानते हैं, ओबे, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। वो भी पहुंचती हैं, क्वीन भी पहुंचती है वहां पर। डस्ट समटाइम्स काउंसल टेक, कभी कभी वो बहुत सारी सलाह अपने काउंसलर से, मिनिस्टर से कई तरह की सलाह लिया करती हैं, कई तरह की बातें वो राजनीति की किया करती हैं, और कभी कभी बैठ करके उन्हीं लोगों के बीच में चाय पीती हैं। वैसे तो टी होता है, लेकिन ओबे से राइम करने के लिए इसको टे पढ़ा जाएगा यहाँ पर। समटाइम्स काउंसल टेक एंड समटाइम्स टे, और कई बार चाय भी पिया करती हैं, चाय पार्टी में भी शामिल हुआ करती हैं। क्वीन एन उस हैम्पटन कोर्ट में जहां बेलिंडा जा रही है। हिदर द हीरोज एंड द निम्स रिजोर्ट, और यहीं पर हीरोज मतलब नौजवान, और निम्स नवयुवतियां रिसोर्ट रहते हैं, रिसाइड ठहरते हैं। नव युवतियां और नवयुवक सब एक साथ आते हैं, टू टेस्ट अवाइल द प्लेजर्स ऑफ कोर्ट, और वो दरबार के तौर तरीके, वहाँ का मनोरंजक जो भी एटमॉस्फेयर है उसका मजा लेने के लिए ये सारे लोग यहाँ आकर के बैठा करते हैं हैम्पटन कोर्ट में। इन वेरियस टॉक द इंस्ट्रक्टिव आवर्स दे पास्ट, कई प्रकार की बातों में, वेरियस डिफरेंट टॉक कन्वर्सेशंस में,
द इंस्ट्रक्टिव आवर्स, जो निर्धारित समय है उनका एक दूसरे से बातें करने का, वो समय गुजारा करते हैं। हु गेव द बॉल, क्या क्या बातें करते हैं कि किसने डांस की पार्टी की थी पिछली बार हम लोग जब यहाँ आए थे। एंड और पेड द विजिट लास्ट, और पिछली विजिट में कौन सबसे लास्ट में आया था, या पिछले विजिट में कौन आया कौन नहीं आया। जैसे कोई पार्टी होती है, फंक्शन होता है, तो सब लोग बैठ के जिक्र करते हैं कि पिछली पार्टी में ये वाला मेहमान आया था, इस बार नहीं आया है। तो ये सब बातें वो क्या करते हैं। वन स्पीक्स द ग्लोरी ऑफ द ब्रिटिश क्वीन, कोई एक व्यक्ति या कोई भी, वन का मतलब यहाँ कोई भी, ब्रिटिश क्वीन जो क्वीन एन है उनके बारे में बात कर रहे हैं, उनकी महिमा मंडन करते हैं, उनकी तारीफ करते हैं। एंड वन डिस्क्राइब्स अ चार्मिंग इंडियन स्क्रीन, और कोई व्यक्ति तुरंत जिक्र करने लगता है भारत से मंगाए गए कपड़ों की डिजाइन का। स्क्रीन का मतलब यहाँ पे हो जाएगा डिजाइन, कि कितनी अच्छी डिजाइन के कपड़े भारत से इंपोर्ट किए गए हैं, क्योंकि उस समय शुरुआत थी इनके व्यापार की हमारे साथ साथ, क्योंकि 1712 1714 का टाइम है। बाद में इन लोगों ने कब्जा किया, प्लासी लासी के जो युद्ध होते रहे, उसके बाद अंग्रेज हमारे यहाँ के सर्वे सर्वा बन गए, बट उस समय ये इंपोर्ट करके ले जाते थे तमाम चीजें हमारे यहाँ से। अब थर्ड इंटरप्रेट्स मोशंस, लुक्स एंड आईज, तभी कोई तीसरा आदमी बोलने लगता है। वो लोग, जो तमाम लोग बैठे हैं या युवतियां बैठी हुई हैं, उनके लुक्स की, उनके चाल ढाल की और उनकी नजरों की बात करने लगता है कि यार देखो ये वाली बहुत अच्छी लग रही है, वो वाली बहुत अच्छी लग रही है, वो ऐसी है, वो वैसी है। और कई बार एट एवरी वर्ड अ रेपुटेशन डाइज, और कई बार ये लोग बात करते हैं और ये बातें सिर्फ चुगली वाली होती हैं, कि हर बात पर किसी न किसी की इज्जत ये लोग उछाल रहे होते हैं, सम्मान मर रहा होता है। जैसे किसी की बात करेंगे तो उसके सम्मान को खत्म करने की बात करेंगे, सिर्फ चुगली करेंगे, बुराई करेंगे, और ये लोग किसी का भी सम्मान खत्म कर देंगे बात करके। स्नफ और द फैन, स्नफ मतलब जो सुंगनी है, तंबाकू, और द फैन सप्लाई ईच पॉज ऑफ चैट। इतनी ज्यादा बातचीत हो रही है कि जब भी बातचीत रुकने को होगी तो कैसे रुकेगी, या तो तंबाकू देता है कोई किसी को, या कोई महिला बीच में अपना पंखा हिला रही है। तो यही दो चीजें हैं जो उस बातचीत को पॉज देती हैं, रोकती हैं, वरना सब लोग अपना मगन है बातचीत करने में। विथ सिंगिंग, लाफिंग, ऑगलिंग एंड ऑल दैट, कुछ गाना गा रहे हैं, कुछ हंस रहे हैं, और कुछ लोग ऑगलिंग कर रहे हैं। ऑगलिंग का मतलब नैन मटक्का कर रहे हैं, आपस में बैठ करके कुछ युवक युवतियां आपस में नैन मटक्का कर रहे हैं, आंख मार रहे हैं या इशारे कर रहे हैं एक दूसरे, मतलब यूं ही जो फ्लर्ट हो रहा है वो सब चल रहा है। मीन वाइल, तभी इसी वक्त डिक्लाइनिंग फ्रॉम द नून ऑफ डे, सूरज जो एकदम आसमान में पहुंच चुका था पूरी तरह से, अब क्या हो गया है, वो धीरे 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 धीरे, जैसे सुबह को सूरज उदय हुआ, जाते जाते मिड स्काई में पहुंच गया, उसके बाद वो धीरे धीरे अस्त होने की तरफ बढ़ने लगता है। द सन ऑब्लिक्यूली का मतलब हो जाएगा तिरछे रूप से, और जब सूरज नीचे आने लगता है तो उसकी किरणें जो है, पहले जो यहाँ पे मान लो सीधी पड़ रही थी इस जमीन पे, जब इधर जाएगा तो तिरछी पड़ने लगती हैं। शूट्स हिज बर्निंग रे, अपनी किरणों को तिरछे ढंग से जमीन पे फेंक रहा है सूरज, या किरणों को डाल रहा है जमीन पर। हंग्री जस्ट सून द सेंटेंस साइन, और उस समय जो डिनर का टाइम था, ये जो रेस्टोरेशन या न्यू क्लासिकल पीरियड था, वो 4 PM का था, कि 4 बजने वाले हैं, और जज जो हैं वो बहुत ज्यादा भूखे हैं, वो तुरंत सेंटेंस दे रहे हैं, डिसीजन दे रहे हैं कि जल्दी मामले निपटे, वो जाए खाना खाने बैठ जाए। एंड रेचेस, रेचेस का मतलब यहाँ पे अपराधी, वो लोग जिनके खिलाफ सजा सुनाई जा रही है, जिनको सजा सुनाई जा रही है, अपराधियों को हैंग लटका दिया जा रहा है बहुत जल्दी जल्दी, जिससे कि जो ज्यूरी में शामिल लोग हैं वो डाइन खाना खा सकें। कुल मिला के न्याय व्यवस्था भी इतनी जल्दी चल रही है कि वो लोग, अब जज भूखे हो चुके हैं, फैसले सुनते सुनते चाह रहे हैं जल्दी निपटे, और जिनको सजा दी जा रही है तुरंत उनको फांसी लगा दी जा रही है, जिससे कि सारे लोग जाकर अपनी डिनर करें और आगे बढ़ें, काम खत्म करने की कोशिश में है सारे लोग। द मर्चेंट फ्रॉम द एक्सचेंज, और जो स्टॉक एक्सचेंज होता है जैसे निफ्टी है हमारे यहाँ मुंबई में, वही मर्चेंट वहां से लौट रहा है, रिटर्न्स इन पीस, उसका
बिजनेस अच्छा रहा आज का, वो खुश होकर के लौट रहा है। एंड द लॉन्ग लेबर्स ऑफ द टॉयलेट सीज, और जब शाम को लोग घर लौट रहे हैं तो उनके घर में जो महिलाएं हैं वो उनकी मेहनत, लॉन्ग लेबर्स, ये क्या है, मेकअप करने का जो लॉन्ग लेबर्स है, जो मेहनत है मेकअप करने की, वो खत्म हो गई है, सीज रुक गई है, महिलाओं ने अपने आप को सजा लिया है। बेलिंडा नाउ, बेलिंडा जो कि वहां पहुंची है, whom thirst of fame invites, अब उसके अंदर प्रसिद्ध होने की प्यास है। इनवाइट्स मीन्स उसके अंदर प्यास है क्या, प्रसिद्ध होने की, वो चाह रही है कि वो भी प्रसिद्ध हो जाए। वंस टू एनकाउंटर टू एडवेंचरस नाइट्स, वंस मतलब एक्साइटेड है, टू एनकाउंटर मतलब किसी का सामना करने, जैसे फेस टू फेस लड़ाई लड़ना। टू एडवेंचरस नाइट्स, उसने दो साहसिक नौजवानों को पकड़ लिया। किस बात के लिए, कि उसको ताश खेलने हैं। एट ओम्बर, ओम्बर क्या है, ये एक ताश का खेल है जो हम लोग खेला करते हैं कई बार। ताश पत्ते, ताश का खेल है। उसको शुरू करने के लिए उसने दो नौजवानों से कहा, सिंगली टू डिसाइड देयर डूम, और उसने अकेले, सिंगली मतलब अकेले ही वो डिसाइड कर देगी उन लोगों की बर्बादी। इनकी दो यंग मैन को वो हरा देगी इस ताश के खेल में, ऐसा उसने सोचा। एंड स्वेल्स हर ब्रेस्ट, और अपने मन में उसका मतलब हृदय भर चुका है, किससे भर चुका है, प्राइड से। उसे अपने ऊपर बहुत घमंड है कि उससे कोई जीत ही नहीं सकता ताश के खेल में। विद कंकेस्ट येट टू कम, उसने अपने आप को पहले ही जीता मान लिया है। कंक्वेस्ट का मतलब यहाँ विजय, एक ऐसी विजय जो कि अभी आई भी नहीं है, उसको सोच करके उसने मान लिया है कि अब मैं जीत गई हूं, इन दोनों को मैं बर्बाद करके छोड़ूंगी, हरा के छोड़ूंगी। Straight, the three bands prepare in arms to join. तुरंत, स्टेट मीन्स इमीडिएटली, थ्री बैंड्स, तीन प्लेयर्स, कौन कौन, बेलिंडा और दो यंग मैन, प्रिपेयर तैयार होते हैं, आर्म्स टू ज्वाइन अपने हथियार साथ तैयार करते हैं। हथियार कौन है, ताश, कार्ड्स, यही कार्ड्स हैं हथियार जिनको वो जोड़ते हैं, तैयार करते हैं लड़ाई लड़ने के लिए। युद्ध होने जा रहा है, लेकिन युद्ध कौन सा होने जा रहा है, ताश का। ईच बैंड, और हर प्लेयर, बैंड का मतलब यहाँ पे हर प्लेयर, नंबर ऑफ द सेक्रेड नाइन, सबने नौ नौ कार्ड्स ले लिए हैं, क्योंकि नौ कार्ड्स जो है वो पवित्र माने जाते हैं, क्योंकि जो स्वर है, स्वर की देवी भी नौ मानी गई है, या कुल मिला के जो नौ नंबर है वो बहुत ज्यादा पवित्र है, इसलिए सबने नौ नौ कार्ड्स ले लिए और युद्ध होने वाला है। सून एज शी स्प्रेड्स हर हैंड, तुरंत जैसे ही वह अपना हाथ आगे बढ़ाती है, द एरियल गार्ड, हाथ आगे बढ़ाती है कार्ड्स का खेल खेलने के लिए। द एरियल गार्ड, हवा में जो गार्ड उसके लगे हुए हैं वो कौन है, फेरीज, जो सारी परियां हवा में हैं, तैनात हैं बेलिंडा की रक्षा करने के लिए, डिसेंड उतर जाती हैं, एंड सिट ऑन ईच इंपॉर्टेंट कार्ड, और सब आके अदृश्य रूप से हर एक पत्ते पर बैठ जाती हैं, जिससे कि बेलिंडा जीते, हारे ना उस ताश के खेल में, ओम्बर में। सबसे पहले कौन उतरा, एरियल, जो कि बॉस है उन सबका। पर्च्ड, बैठ गया, अपोन ए मैटाडोर, मैटाडोर क्या है, एक पत्ते का नाम है जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैटाडोर। देन ईच अकॉर्डिंग टू द रैंक दे बोर, इसके बाद ईच प्रत्येक परी आई और अपनी रैंक के हिसाब से, किसकी क्या रैंक है, जिसके साथ जो रैंक वो धारण करती है उसके हिसाब से आके वो बैठ गई। जैसे एरियल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कार्ड पे बैठ गया, कुछ कम इंपॉर्टेंट कार्ड पे बैठ गई, सारी परियां आके अपने अपने कार्ड्स पे बैठ गई बलिंडा को उस खेल में जिताने के लिए। फॉर सिल्फ, क्योंकि जो परियां हैं, येट माइंडफुल ऑफ देयर एंशियंट रेस, उनको अभी भी याद है एंशियंट रेस, अपना पुराना जीवन। पुराना जीवन क्या था, देवर ऑल्सो विमेन, वो भी महिलाएं थी कभी, बट आज वो परी बन चुकी हैं। आर एज वेन विमेन, जब वो महिलाएं थी, वंडरस फाउंड ऑफ प्लेस, और आश्चर्यजनक ढंग से महिलाओं को अपने पद, अपने प्रतिष्ठा, इन सब का बहुत ध्यान होता है, और ये सबको होता है, हालांकि ये वो अपने ऐसा लिखा है, मैं उन्हीं के विचारों को दोहरा रहा हूँ यहाँ पर, कि महिलाओं को अपने पद प्रतिष्ठा का बहुत ध्यान होता है, तो उन सबको ध्यान था परियों को कि कहाँ बैठना है।
कौन से पत्ते पर, कौन से कार्ड पर जाकर के बैठना है। बिहोल्ड, देखो, फोर किंग्स इन मैजेस्टी रिवर्ड। अब जो ताश का खेल है उसमें चार बादशाह होते हैं, आपको अगर पता हो, आपने अगर ताश खेले हैं या देखे हैं, देखे सभी ने होंगे। एक स्पेड होता है जिसको हुकुम बोलते हैं, एक क्लब होता है जिसको चिड़ी बोलते हैं, एक डायमंड होता है जिसको ईंट का पत्ता बोलते हैं, और एक हार्ट होता है जिसको पान का पत्ता बोलते हैं। तो चारों बादशाह, चारों का राजा होता है, बेगम होती, गुलाम होते हैं। तो चार राजा मैजेस्टी रेवर्ड एकदम अपनी शालीनता के साथ आए, सबके पास होंगे उन खिलाड़ियों के पास, विद होरी विस्कर्स एंड फॉर्की बियर्ड। और जो बादशाह होते हैं ताश के पत्तों में, एक दो ऐसे होते हैं जिनकी दाढ़ी एकदम सफेद सफेद सी रहती है, और चाकू जैसी उनकी, किसी के मतलब मूछें सफेद होती हैं और चाकू जैसी दाढ़ी होती है, पॉइंटेड। एंड फोर क्वींस, और चार रानियां भी होती हैं, whose हैंड्स सस्टेन ए फ्लावर, उनके हाथ में फूल होते हैं, जो कि द एक्सप्रेसिव, जो सिंबल है इस बात के कि वो कमजोर होती हैं। वह राजा ज्यादा पावरफुल माना जाता है, और उनकी पत्नी जो रानी है बेगम, वो थोड़ी कम पावरफुल मानी गई हैं तत्वों में भी। ये मेल फीमेल का चक्कर या फेमिनिज्म इस बात को आज एक्सेप्ट नहीं करेगा, बट तत्वों में भी ये भेदभाव है। फोर नेप्स इन गाप्स संक्सिंक्ट, नेप्स का मतलब गुलाम, जो पत्तों में गुलाम होते हैं, ताश के पत्तों में, उनकी बात हो रही है। चार गुलाम, इन गाप्स संक्सिक्ट का मतलब क्या है, चुस्त। वो एकदम चुस्त कपड़े पहने हुए चार गुलाम भी आते हैं उस ताश के खेल में, ट्रस्टी बैंड। लेकिन ये जो गुलाम है वो विश्वास पात्र हैं, वो ऐसे हैं कि उनको आप यूं ही नहीं छोड़ सकते, वो विश्वास पात्र गुलाम होते हैं राजा और रानी के। कैप्स ऑन देयर हेड्स, अपने सिर पे वो कैप पहने होते हैं, ताश के पत्तों का जिक्र हो रहा है, ध्यान रखिएगा। एंड हॉलवर्ड्स इन देयर हैंड, और सबने अपने अपने हाथ में कुछ ना कुछ निशानी या डंडा या कुछ ना कुछ ले रखा है, क्योंकि वो एक निशानी है उनके काम की, जो वो अपने राजा रानी के प्रति रहते हैं। आगे वो कह रहे हैं कि ड्रा फोर्थ टू कम्बैट, हाँ, अ पार्टी कलर्ड ट्रूप्स, और जो सेना है, बाकी जो पत्ते हैं, पार्टी कलर्ड का मतलब क्या है, मल्टी कलर्ड, कई तरह के रंग के पत्ते हुआ करते हैं खेल में। तो इस तरह से है। हालवर्ड्स का मतलब यहाँ पे आप समझ लीजिए फरसा, जो फरसा हाथ में होता है, थोड़ा छोटा सा देखा होगा आपने पत्तों में, उनके हाथ में रहता है, वो सबके हाथ में है गुलामों के। और ये कई तरह के रंग बिरंगी सेनाएं हैं, ट्रूप्स का मतलब यहाँ सेना, क्योंकि ताश के पत्ते कई रंग के अलग अलग होते हैं। शाइनिंग ट्रेन, और पूरी की पूरी जो लाइन है सैनिकों की, वो बहुत ही चमचमाती हुई, या तमाम पत्ते जो हैं वो चमचमाते हुए हैं नए से। ड्रॉ फोर्थ टू कम बैक ऑन द वेलवेट प्लेन, अब जब सेनाएं आती हैं, ड्रॉ फोर्थ आगे बढ़ती हैं, कॉम्बैट मतलब संघर्ष के लिए, लड़ाई के लिए। लेकिन मौ की पिक है, तो लड़ाई, जो बड़ी लड़ाइयाँ हुआ करती थी वो मैदानों में हुआ करती थी, लेकिन यहाँ पे जो लड़ाई हो रही है वो मखमली मेज जो पड़ी हुई है, मेज के ऊपर एक कपड़ा पड़ा हुआ है वेलवेट कलर का मखमली, उस पर युद्ध होने जा रहा है। वैसे युद्ध मैदान में हुआ करते थे, लेकिन यहाँ कहाँ होगा, टेबल पर होगा युद्ध। और वो युद्ध किसके थ्रू होगा, पत्तों के थ्रू, कि कौन जीते कौन हारे। द स्किलफुल निम्फ, बेलिंडा की बात हो रही है, वो बहुत ही अच्छी खिलाड़ी है। रिव्यूज हर फोर्स विद केयर, वो अपने सारे पत्तों को रिव्यू करती है कि उसके पास कौन सा पत्ता कैसा है, हरा सकती है दोनों को कि नहीं। लेट स्पेड्स बी ट्रम्प्स, और खेलने से पहले हम नहीं बनाते हैं कि ये तुरुप रहेगा, तुरुप एक डिसाइड की जाती है कि ये सबसे बड़ा पत्ता मान लिया जाएगा, चाहे गुलाम का हो, चाहे हुकुम का हो, चाहे चिड़ी का हो, चाहे ईंट या पान का। तो जो स्पेड्स का मतलब क्या है, हुकुम का जो पत्ता है, इसको हुकुम बोलते हैं, ब्लैक कलर का जो रहता है हार्ट शेप में पत्ती जैसा, तो उसको कहा कि ये तुरुप बना ली जाए। सबने कहा ठीक है, अच्छा ठीक है, हुकुम, तुरुप बना ली जाती है। नाउ मूव टू वॉर हर सेबल मेटाडोर्स, अब वो शुरू करती है अपने, सेबल का मतलब हो जाएगा ब्लैक,
ब्लैक कलर के जो उसके लड़ाकू हैं, योद्धा हैं, मैटाडोर्स मतलब जो योद्धा रहता है, सांड से लड़ने वाला, वो उस टाइप के योद्धा को वो आगे करती है या वो चाल चलती है हुक्म के पत्तों की सबसे पहले। इन शो लाइक लीडर्स ऑफ द स्वार्थी मूर्स। और जो ब्लैक कलर का जो रहता है राजा, हुक्म का पत्ता, वो ऐसा लग रहा है जैसे कि वो लीडर हो, और बाकी जितने भी जो मूर्स हैं वो हबसी या ब्लैक नीग्रो है, उन सबका वो आ, राजा है। स्पेडिलियो फर्स्ट, सबसे पहले स्पेडिलियो भी पत्ते का नाम है। अनकंकरेबल आर्ट, और ये ऐसा पत्ता है जिसको कोई हरा नहीं सकता। इसको क्या बोलते हैं? हुक्म का इक्का। हिंदी में बोले तो जो हुक्म होता है, हुक्म का इक्का, पत्ते का जो नाम है, एक तो प्रूफ वही डिक्लेयर है, और उसका इक्का जो जिसपे ए बना रहता है, उसको कोई हरा नहीं सकता। वो उसने चल दिया। लेड ऑफ टू कैप्टिव ट्रम्स, और उसने दो पत्तों को जीत लिया सामने वालों को। एंड स्वेप्ट द बोर्ड, और इस तरह से वो जीत करके निकल गया। मतलब ये जो पहली चाल चली थी वो बलिंडा ने जीत ली। एज मैनी मोर मैनिलो फोर्स टू यील्ड, और जब मैनिलो की बारी आई, ये भी एक पत्ते का नाम है, और जब उसको मजबूर किया गया कि आओ तुम भी अपनी चाल चलो। एंड मार्च्ड अ विक्टर फ्रॉम द बर्डेंट फील्ड, और वह भी दूसरी चाल जो आई या दूसरा पत्ता जो उसने चला, वो भी जीत करके उस हरे, बर्डेंट फील्ड का मतलब क्या है? हरे मैदान से। मैदान नहीं है, हरी जो मेज है उसके ऊपर जो कपड़ा पड़ा हुआ है उसी पे वो खेला जा रहा है, युद्ध हो रहा है ताश के थ्रू। उससे वो जीत करके निकल गया। ये दो चालें ये बेलिंडा जीत गई। हिम बेस्टो फॉलोड, और उसके बाद नंबर आता है चिड़ी के इक्के का। वेस्टो क्या है? ये चिड़ी होता है, क्लब, चिड़ी का इक्का, उसका नंबर आया। तो चिड़ी के इक्के ने भी, बट इज फेट मोर हार्ड, हालांकि उसका जो भाग्य था वो थोड़ा ज्यादा टफ था। गेंड बट वन ट्रम्प, क्योंकि वो एक ही चाल जीत पाया। एंड वन प्लेवियन कार्ड, और एक उसने और कार्ड जीत लिया या दूसरे पत्ते को भी जीत लिया जो कि थोड़ी लेस वैल्यू का था। प्लेवियन का मतलब हो जाएगा यहाँ पे लेस वैल्यू। तो कुल मिला के चिड़ी का इक्का बहुत ज्यादा तगड़ी बाजी नहीं जीत पाया, लेकिन जीत ये भी गया। विद हिज ब्रोड सेवर नेक्स्ट, इसके बाद उसके पास जो पत्ते थे उनमें से एक और, सेवर मतलब ब्लैक कलर का, हुक्म का पत्ता, और वो चलती है। चीफ इन ईयर्स, जो कि अनुभव में या सबसे बड़ा माना जाता है कई सालों में। द होरी मैजेस्टी, होरी मतलब सफेद कलर का, अब हो चुका है, उसके बाल सफेद हो चुके हैं क्योंकि वो बहुत पुराना राजा है। ऑफ स्पेड्स एपियर, हुक्म का बादशाह जिसकी बात कर रहे हैं ये, हुक्म का बादशाह सबसे लास्ट में आज वो चाल के तौर पर चलती है। कौन? बेलिंडा। पुट्स फोर्थ वन मैनली लेग, और अगर आपने कार्ड देखे हैं तो एक पैर उसका दिखता है, टू साइड रिबील्ड दिखाई देता है। द रेस्ट, दूसरा जो पैर है, हिज मैनी कलर्ड रोब कंसील्ड, दूसरा पैर उसके कई प्रकार की जो उसकी रोब उसने पहनी हुई है, लबादा जो पहनता है, उस लबादे में उसका दूसरा पैर छिपा रहता है। इस तरह का तुरुप हुक्म का इक्का होता है, बादशाह होता है, सॉरी। द रेवल नेम, हु डेयर्स हिज प्रिंस एंगेज, दूसरी तरफ जो दूसरे नाइट बैठे हुए हैं लड़के, वो एक चाल चलते हैं जिसमें गुलाम बादशाह के सामने ला दिया जाता है। जैसे उसने पत्ता फेंका, सामने वालों ने पत्ता फेंका, तो गुलाम का पत्ता था, तो इस गुलाम को देख करके जो बादशाह है हुक्म का, उसको बहुत गुस्सा आ जाती है। डेयर्स हिज प्रिंस एंगेज की, इसकी इतनी हिम्मत कि अपने राजा के खिलाफ ये हिम्मत कर रहा है लड़ाई लड़ने की। प्रूव्स द जस्ट विक्टिम ऑफ हिज रॉयल रेज, और उसका जो गुस्सा है बादशाह का वो राजसी गुस्सा है, और वो गुलाम को हरा देता है, या ये वाली चाल भी बेलिंडा जीत जाती है। इस तरह से तीन चालें वो जीत चुकी है। इबन माइटी पैम, यहाँ तक कि एक और पत्ता है जिसका नाम पैम है, आप समझ सकते हो, वो दैट किंग्स एंड क्वींस ओवरथ्रो, जो कि राजा और रानियों दोनों को ही हरा देता है। ओवरथ्रो का मतलब यहाँ डिफीट, राजा और रानी
दोनों को ही वो हरा देता है, माइटी पैम। तो उसकी बारी आती है, एंड मूव मोड डाउन आर्मीज इन द फाइट्स ऑफ लू। एक और खेल है एक्चुअली, लू जो है एक और खेल का नाम है, जिसमें ये जो पैम है ये गुलाम है, एक्चुअली नेब है। इसकी बहुत वैल्यू रहती है उस खेल में। अलग अलग ताश के खेल होते हैं, अलग अलग पत्तों की वैल्यू बढ़ जाती है घट जाती है, बट यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ, यहाँ पर ये भी हार गया बादशाह और सबके आगे। सैड चांस ऑफ वॉर, नाउ डेस्टिट्यूट ऑफ एड। और ये जो अनिश्चितता है, दुख देने वाली, कि युद्ध हम जीतेंगे हारेंगे कुछ नहीं पता, जैसे आजकल युद्ध चल रहा है इसराइल अमेरिका और ईरान का, तो कुछ भी नहीं कह सकते कि कौन का कैसे, और जिन पे बीत रही है वो बेचारे बहुत परेशान हैं। बस जो ठीक है न्यूज में पढ़ते हैं वो उनको लगता है कि फर्क नहीं पड़ता, बट फर्क पड़ता है लोगों को जिन पर बीतती है। नॉट डेस्टिट्यूट ऑफ एड, और वो अब सलाह मांगना चाह रहा है, एड मतलब सहायता। सहायता के बिना जो पैम था वो हार गया, क्योंकि उसकी हेल्प करने वाला कोई पत्ता बचा ही नहीं था वो, जो बेलिंडा को हरा पाते। फॉल्स अनडिस्टिंग्विश्ड बाय द विक्टर स्पेड, जीतने वाले तुरुप से, हुकुम या तुरुप से ये हार जाता है। अनडिस्टिंग्विश्ड का मतलब क्या है? इसकी जो हार है बहुत ही कह सकते हैं कि बदनामी वाली हार है, शर्मनाक हार वो उसको पैम को मिलती है, जो कि लू के खेल में सबसे बड़ा ताकतवर होता है। तो कुल मिला के अभी तक की जो चालें थी वो सारी की सारी बेलिंडा जीत गई। दस फॉर बोथ आर्मीज टू बेलिंडा ईल्ड, और इस प्रकार दोनों आर्मी जो है वो बेलिंडा की तरफ सरेंडर कर देती हैं। नाउ टू द वेरन फेट इंक्लिन्स द फील्ड, लेकिन क्योंकि तीन चालें ये जीत गए, तीन चार चालें तो कई सारी रहती हैं, नौ नौ पत्ते हैं, तो अभी चार पांच और बाकी होंगी। अब जो भाग्य है वो बैरन जो है लॉर्ड पीटर वो भी खेल रहा है, उसकी तरफ झुकता दिखाई दे रहा है। हिज वॉर लाइक अमेजन, और उसकी जो अमेजन जो रानी है वो हर होस्ट बेलिंडा की जो सेना है उस पर आक्रमण कर देती है, या बेलिंडा के जो तगड़े पत्ते थे कार्ड्स थे वो खत्म हो गए, कुछ ही बचे हैं। अब बैरन का नंबर आया तो इसने अब चालें जीतनी शुरू कर दी। द इम्पीरियल कंसल्ट ऑफ द क्राउन ऑफ स्पेड्स, और जो अमेजन है हुकुम के बादशाह की ये राजसी साथी है। कंसल्ट का मतलब यहाँ सहयोगी या साथी। तो ये किसके पास पहुंच गई? ये पहुंच गई है बैरन के पास, क्योंकि पत्ते जब बढ़ते हैं तो कोई किसी के पास भी पहुंच सकता है। द क्लब्स ब्लैक टिरन फर्स्ट हर विक्टिम डाइड, और जो चिड़ी का पहला बादशाह था, क्लब जो चिड़ी होती है कत्तों में, उसका जो पहला बादशाह है वो वो बैरन का पहला विक्टिम बना और वो मर जाता है, या वो चाल हार जाता है, ये वाली ये पत्ता। और जीतता कौन है? वेरन, बेलिंडा हार जाती है। स्पाइट ऑफ हिज हॉटी मीन, यद्यपि चिड़ी का जो बादशाह है वो दिखने में बड़ा धांसू सा है, हॉटी मतलब घमंड सा उसका चेहरा है, मीन मतलब फेस, चेहरा उसका इस तरह सा है, एंड बार्बरस प्राइड, और असभ्य उसके अंदर घमंड है, देख के लग रहा है तो, लेकिन खेल में वो औंधे मुंह गिरा और बेलिंडा ये वाली बाजी हार गई, जो कि उसको नहीं हारनी थी। अब व्हाट बूट्स द रीगल सर्कल ऑन हिज हेड, जो चिड़ी का बादशाह है उसने बहुत ही राजशाही मुकुट पहना हुआ है। रीगल सर्कल का मतलब यहाँ क्या हो जाएगा? राजशाही या शाही भी कह सकते हो आप। मुकुट उसने पहना हुआ है। अब बूट्स का मतलब बेनिफिट होता है कि क्या ही फायदा, जब एक ही बार में चिड़ी का बादशाह हार गया तो उसके इतना मुकुट उकुट पहनने का क्या फायदा, एक झटके में हार गया। हिज जायंट लिम्स इन स्टेट अनविल्डली स्प्रेड, और हारने के बाद जैसे युद्ध में, क्योंकि मॉक इपिक है तो युद्ध का पूरा वर्णन कर रहे हैं पोप, कि उसके जो अंग हैं वो इधर उधर पड़े हुए हैं कटे हुए मैदान में, बादशाह हार गया। दैट लॉन्ग बिहाइंड ही ट्रेल्स हिज पॉम्पस रोब, और उसकी जो सबसे ज्यादा जो आबू दिखावटी या बहुत ही ज्यादा वैभवकारी जो उसका लवादा है, दिखावटी जो ड्रेस है
उसकी जो लंबी पूंछ है वो पड़ी हुई है, एंड ऑफ ऑल मोनार्क्स, जैसा कि बाकी राजाओं की तरह, ओनली ग्रेस द ग्लोब, वो पड़ी हुई है, उसकी पोशाक सिकुड़ गई है। और अब जो वो मर गया है तो उसके हाथ में सिर्फ मिट्टी है। ग्लोब का मतलब धरती है। उसके हाथ में कुछ नहीं है। कभी उसके हाथ में राजदंड हुआ करता था, लेकिन आज वो मर गया है राजा। कौन मरा है? चिड़ी का बादशाह। तो उसके हाथ में सिर्फ जमीन धूल है, कुछ भी नहीं है। कुल मिला के राजा मिट्टी में मिल गया। द बेरन नाउ हिज डायमंड्स कोर्स अपेस। अब बैरन ने अपनी चाल चली। डायमंड्स का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? जो ईंट रहती हैं, ईंट इसको बोलते हैं पत्थरों में, कार्ड्स में। ईंट उसने चाल, अपेस मतलब बहुत ही क्विकली। बेलिंडा को संभलने का मौका ही नहीं दिया उसने। उसने चलनी शुरू कर दी ईंट की चाल। द एम्ब्रॉयडर्ड किंग हु शोज बट हाफ हिज फेस। और ईंट का जो बादशाह होता है उसका आधा चेहरा दिखाई देता है, क्योंकि वो थोड़ा तिरछा बना हुआ होता है पत्ते के ऊपर। एंड हिज रिफलजेंट क्वीन, और उसकी बहुत ही ज्यादा शानदार रानी, सुंदर रानी, विद पावर्स कंबाइंड, मतलब ईंट के राजा और ईंट की बेगम दोनों बैरन के पास थी। दोनों की ताकत मिला दी गई बेलिंडा को हराने के लिए। ऑफ ब्रोकन ट्रूप्स एंड इजी कंक्वेस्ट फाइंड। दूसरी तरफ बेलिंडा जो कि दो बाजी हार गई है, तो उसकी सेना पहले ही, उसका मनोबल टूट चुका है उसके पत्थरों का, और आसानी से बैरन ने ये जीत हासिल कर ली। क्लब्स, क्लब्स मतलब चिड़ी, डायमंड्स मतलब ईंट, हार्ट्स मतलब पान, इन वाइल्ड डिसऑर्डर सीन, ये सारे सारे जो हैं, ये सब इधर उधर अस्त व्यस्त हो गए बेलिंडा के। विद थ्रॉन्ग्स प्रोमिस्क्यूअस स्ट्रो द लेवल ग्रीन। और जो भीड़ है वो प्रोमिस्क्यूअस हो चुकी है। कैसी हो चुकी है? संदेह, जैसे पैराडाइज लॉस्ट में शैतान के साथ उसके सोल्जर्स पड़े होते हैं संदेह में, उनको पता नहीं करें तो क्या करें, कैसे जीते भगवान से। तो वो उस हरे मैदान पर, उस हरे भरे मैदान पर सारे के सारे ताश इधर उधर बिखरे पड़े हैं। तो ये जो युद्ध हुआ है, जिस युद्ध की बात इन्होंने अभी तक की है, वो युद्ध वो वाला नहीं है जो मैदानों में लड़ा जाता है। ये मेज पे लड़ा गया था। और युद्ध किसका था? ये कार्ड्स का युद्ध युद्ध था। ताश के पत्तों का युद्ध था, जिसमें बेलिंडा पहले जीती और अब हार रही है। 10 व्हेन डिस्पर्ड रूटेड आर्मी रन्स। और अब ये पत्ते इस तरह से पड़े हुए थे, डिस्पर्ड, छितर बितर हो गए। रूटेड आर्मी रन्स, रूटेड मतलब यहाँ पे क्या है? हारी हुई सेना जब भागती है। ऑफ एशियाज ट्रूप्स एंड अफ्रीक्स सेबल सन्स। और इस तरह से पत्ते भाग रहे थे जिस तरह से एशिया की सेना और अफ्रीका के जो नीग्रोज की सेना रहती है, सेबल सन्स मतलब ब्लैक लोगों की सेना होती है, वो जब हारती है और वो लोग जब भागते हैं अंग्रेजों से हार करके। यहाँ पर भी थोड़ा प्रेजुडिस देखने को मिल रहा है। वो तुलना कर रहे हैं ब्लैक लोगों की व्हाइट लोगों की सेना से, कि जब वो हारते हैं तो ऐसे भागते हैं जैसे अफ्रीका की सेना और एशिया की सेना भागती है। विद लाइक कंफ्यूजन डिफरेंट नेशंस फ्लाई, जैसे कि कंफ्यूजन में अलग अलग देश जब भागा करते हैं युद्ध में हारने के बाद, वैसे। ऑफ वेरियस हैबिट, अलग अलग हैबिट मतलब यूनिफॉर्म के, अलग अलग देश की अलग अलग यूनिफॉर्म होती है। अलग अलग यूनिफॉर्म के सैनिक जब भागा करते हैं। ऑफ वेरियस डाई, अलग अलग रंगों की। द फर्स्ट बटालियंस डिसयूनाइटेड फॉल। और हारी हुई, फर्स्ट मतलब घायल, जो बटालियंस हैं सेना की, वो डिसयूनाइटेड, अलग अलग हो जाती हैं, गिर जाती हैं, या सेना हार जाती है। अलग अलग सैनिक इधर उधर पड़े हुए दिखाई देते हैं हारने के बाद। इन हीप्स ऑन हीप्स, और उनकी डेड बॉडीज आप देखेंगे एक ढेर लग जाता है। वन फेट ओवरवेम्स देम ऑल। और एक बार जब वो हार गए तो एक ही उनका भाग्य होता है, और एक ही भाग्य उनकी पूरी जिंदगी को कवर कर लेता है। वो भाग्य क्या है? डेथ। हारने के बाद उनको पकड़ के मार दिया जाता है जीती हुई सेना के द्वारा। तो लाशों के ढेर लग जाते हैं। द नेब डायमंड्स ट्राइज हिज विली आर्ट्स। अब जो डायमंड, ईंट का जो गुलाम है, वो अपनी चालाकी वाली चाल चलता है। अब बेलिंडा को जिताने के लिए वो गुलाम का सहारा अब खुद लेती है। एंड विंस, और जीत भी जाता है। द क्वीन ऑफ हार्ट्स, उसको सहयोग भी मिल जाता है पान की बेगम का।
जो ईंट का गुलाम है उसको पान की बेगम का साथ मिल जाता है और वो जीत भी जाता है। हालांकि ये कार्य अच्छा नहीं था क्योंकि बेगम की मदद ले रहा है। एट दिस द ब्लड द वर्जिन्स चीक फॉर सूक। और इस तरह से जब वो हारती हुई दिख रही है बेलिंडा, तो उसके गालों का जो ब्लड है या जो गालों पे उसके जो रंग था, वो उसका चेहरा बदल गया। ब्लड ने उसका गालों का साथ छोड़ दिया, या उसके गाल जो अभी तक ब्लशिंग कर रहे थे जीत की खुशी में, अब उसके चेहरे का रंग उतर गया क्योंकि उसको अपनी हार दिख रही है। लिविड पेलनेस, लिविड का मतलब यहाँ पे तेज, और पेलनेस का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, उदासी, डिसअपॉइंटमेंट या गुस्सा, क्योंकि उसको पता नहीं था कि वो हार जाएगी, अच्छी खिलाड़ी है। स्प्रेड्स ओवर ऑल हर लुक, उसकी पूरी लुक या उसके पूरे चेहरे पर सिर्फ उदासी और गुस्सा दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसको उम्मीद नहीं थी कि वो हार जाएगी, क्योंकि उसने खुद ही आकर इन लोगों को चैलेंज किया था, दो नाइट्स को। शी सी एंड ट्रेम्बल्स एट द अप्रोचिंग इल, वो देखती है और आती हुई जो सामने उसको हार दिखाई दे रही है, उस हार के बारे में सोच करके वो कांपने लगती है। उसको नहीं पता कि वो क्या करे, कांपने लगी उस हार को देख करके। जस्ट इन द जॉस ऑफ रुअन, बर्बादी के पंजे में। जॉस मतलब क्या होता है, पंजे या जबड़ा जो होता है, उसमें कहते हैं, वैसे जबड़ा कहा जाता है जो बड़े बड़े जानवरों का रहता है। ऑफ रुअन, बर्बादी के जबड़े में एकदम कैद है। एंड कॉडिल, और ये भी एक हार का नाम है, खेल में जब हार जाते हैं तो उसका नाम है। एंड नाउ एज ऑफ्ट इन सम डिस्टेम्पर्ड स्टेट, जैसा कि हम लोग इन सम डिस्टेम्पर्ड का मतलब क्या होता है, अनकंट्रोलेबल, ऐसी सिचुएशन जो हमारे बस से बाहर की बात होती है, उस अनकंट्रोलेबल दशा में ऑन वन नाइस ट्रिक डिपेंड्स द जनरल फेट, ऐसी सिचुएशन जो हमारी जिंदगी में भी आती है, तो कई बार एक डिसीजन पे, नाइस ट्रिक या एक डिसीजन पे हमारा पूरा भाग्य निर्धारित होता है। कई बार हमारा एक फैसला हमारी पूरी जिंदगी को बदल देता है, और कई बार हम कई बहुत अच्छा करते हैं लेकिन गलत हो जाता है। एन एस ऑफ हार्ट्स, पान का एक इक्का उसके पास था, बेलिंडा के पास। स्टेप्स फोर्थ, उसी को वो चाल में चल देती है, आगे आता है। द किंग अनसीन, और ऐसा राजा जो कि अभी तक छिपा हुआ था। लर्क्ड इन हर हैंड, जो कि अभी भी उसके हाथ में लर्क्ड दिखाई दे रहा था। एंड मोन्ड हिज कैप्टिव क्वीन, और वो अपनी हारी हुई बेगम, जो कि बैलेंस ने जीत ली थी, उस हारी हुई बेगम के बारे में वो बिलाप कर रहा था। बेलिंडा के हाथ में था, ये क्या था, इक्का। इक्का था और राजा था, दो कपत्ते थे उसके पास। ही स्प्रिंग्स टू वेंजेंस विद एन ईगर पेस, मतलब ये राजा और इक्का ये दोनों आते हैं एक तेज चाल के साथ अपनी हारी हुई बेगम का बदला लेने के लिए, या पुरानी जीत हारी हुई बाजियों को जिताने के लिए। एंड फॉल्स लाइक थंडर ऑन द प्रोस्टेट एस, और जो गिरा हुआ इक्का है उस पर ये ऐसे आक्रमण करता है जैसे कि कोई बिजली की कड़क हो। द निम्फ एक्सल्टिंग, निम्फ बेलिंडा एक्सल्टिंग एक्साइटेड होके फिल्स विद शाउट्स द स्काई, इतना तेज चिल्लाती है कि उसकी चीख से ऐसा लगता है आसमान पूरा गूंज उठा हो, इतना खुश होकर के चिल्लाती है क्योंकि वो जीत गई अब। द वॉल्स द वुड्स एंड लॉन्ग कैनाल्स रिप्लाई, और उसकी चीख का जवाब जवाब जो एको है, एक्चुअली जिस एको की आप बात कर रही, पोएम कर रही है, तो वो एको उसकी गूंज दीवारों में, जंगल में, यहाँ तक कि जो आसपास बड़ी बड़ी नहरें हैं वहां तक जा करके वो गूंज सुनाई देती है। वापस वहां से गूंज, ऐसा लगता है कि ये चीजें रिप्लाई कर रही हैं बेलिंडा का। शी वॉज सो हैप्पी, एक्सेलरेट किया जा रहा है यहाँ पर हाइपरबोलिक स्टाइल में, एक्सेलरेट किया जा रहा है चीजों को। ऑफ थॉटलेस मोर्टल्स, अब ये बात पोप कह रहे हैं कि ह्यूमन बीइंग्स कितने ज्यादा थॉटलेस होते हैं, बुद्धू होते हैं, हम लोग बहुत ज्यादा बुद्धू होते हैं, ऐसा ये कह रहे हैं। एवर ब्लाइंड टू फेट, और हम हमेशा अपने भाग्य के प्रति अंधे होते हैं, या हमें अपने भाग्य पर बहुत ज्यादा भरोसा होता है। टू सून डिजेक्टेड, बहुत जल्दी हम दुखी हो जाते हैं। एंड टू सून एलेट,
और बहुत जल्दी हम खुश भी हो जाते हैं। तो ह्यूमन बीइंग्स वास्तव में ऐसे ही होते हैं। सडन दीज ऑनर्स शैल बी स्नैच्ड अवे, क्योंकि जो खुशी उसको मिली है, जो सम्मान उसको मिला है अभी जीतने का, उसने दो दो लड़कों को हराया है, वो बहुत ही जल्दी उसकी जीत छीन ली जाएगी। एंड कस्ट फॉर एवर हिज विक्टोरियस डे, और ये दिन जो उसके लिए आज विजय का दिन है, जीत का दिन है, वो विजय का दिन खत्म हो जाएगा और पूरी तरह से वो अभिशाप में बदल जाएगा। कर्स्ट का मतलब क्या होता है? अभिशापित। उसका पूरा दिन जो है वो पूरी तरह से अभिशापित बनने वाला है। जितना वो खुश है, बहुत जल्दी चेंज होने वाली है। फॉर लो, अरे देखो, द बोर्ड विथ कप्स एंड स्पून्स इज क्राउन्ड, जो मेजें हैं उनके ऊपर कप और चम्मच लगा दिए गए हैं, सजा दिए गए हैं। बहुत ज्यादा पार्टी आ गई होगी, कॉफी पार्टी। द बेरीज क्रैकल, बेरीज यहाँ पे क्या है? कॉफी के बीज। जो कॉफी के बीज हैं वो बहुत क्रैकल कर रहे हैं, बहुत खुश हो रहे हैं, क्योंकि उनको पता है उनकी वैल्यू बढ़ने वाली है, कॉफी बनने वाली है। एंड द मिल टर्न्स राउंड, कॉफी के बीजों को जो रोस्टेड रहते हैं उनको मिल में पीसा जा रहा है। ऑन शाइनिंग अल्टर्स ऑफ जापान द रेज, और जापान से लाए गए चमचमाते बर्तनों पर उन बीजों के थ्रू, कॉफी के बीजों के थ्रू कॉफी बनाई जा रही है। द सिल्वर लैम्प, और इसके अलावा जापान के जो बर्तन है उनके ऊपर एक चांदी का दीपक जलाया जा रहा है। द फायरी स्पिरिट्स ब्लेज, और उसमें जो स्पिरिट्स डाली गई हैं या जो तेल डाला गया है, ऑयल, वो बहुत ही ज्यादा अति ज्वलनशील है, जिसकी वजह से दीपक की लौ लगातार धधक रही है। फ्रॉम सिल्वर पाउट्स द ग्रेटफुल लिकर्स ग्लाइड, और जो चांदी के स्पाउट्स बर्तन हैं, स्पाउट्स यहाँ पे बर्तन है, वहां से ग्रेटफुल लिकर्स का मतलब क्या है? कई तरह के पेय पदार्थ, कॉफी या वाइन या जो भी हो, वो बहुत ही उत्साह एक्साइटेड करने वाले लिकर्स बेवरेज ग्लाइड परोसे जा रहे हैं। और ग्लाइड का मतलब यहाँ हो जाएगा और, परोसे जा रहे हैं। वाइल चाइनास अर्थ रिसीव्स द स्मोकिंग टाइड, दूसरी तरफ गर्मा गर्म कॉफी जिसमें अभी भी भाप उठ रही है, स्मोकिंग टाइड मतलब धुआं जैसा, भाप जैसी उठ रही है, वो चाइना के द्वारा लाए गए, चाइना मिट्टी के बर्तनों में, कप में कॉफी उड़ेली जा रही है। तो कुल मिला के पार्टी की तैयारी हो रही है। एट वंस दे ग्रेटिफाई, दे मतलब यहाँ पे पीपल, तुरंत ही वो लोग संतुष्ट करते हैं अपने आप को। दे आर सेंट एंड टेस्ट, एक तरफ बहुत अच्छी सुगंध है कॉफी की, और दूसरी तरफ टेस्ट भी बहुत अच्छा है। एंड फ्रीक्वेंट कप्स प्रोलोंग द रिच रिपास्ट, इतना अच्छा टेस्ट है कि लोग फ्रीक्वेंट कर रहे हैं, फ्रीक्वेंट मतलब ज्यादातर, ज्यादा पी रहे हैं, कप के बाद कप, प्रोलोंग बढ़ा दे रहे हैं। द रिच रिपास्ट का मतलब मनोरंजन, इतना अच्छा टेस्ट है, उस टेस्ट को और ज्यादा बढ़ाया जा रहा है, किसके द्वारा? उस कॉफी की गंध और टेस्ट के द्वारा। स्ट्रेट होवर राउंड द फेयर हर हेरी बैंड, स्ट्रेट मतलब ठीक उसके ऊपर, होवर मंडरा रहा है, फेयर मतलब बिलिंडा के ऊपर, और एरी बैंड जो परियों का ग्रुप है जो उसकी रक्षा में लगी हुई हैं, परियों का झुंड, वो उसके ऊपर ऊपर हवा में उड़ रहा है, वो सब नजर बढ़ाए हुए हैं कि इसके साथ कुछ गलत सलत ना हो जाए। सम, कुछ, एज शी सिप द फ्यूमिंग लिकर फैंड, कुछ ऐसी, जब वो गर्मा गर्म पदार्थ पी रही है, कॉफी पी रही है, तो उसको ठंडा करने के लिए फैन, पंखा, अपने पंखों से हवा कर रही हैं परियां, बलिंडा की कॉफी को ठंडा करने के लिए। सम ओवर हर लैप देयर केयरफुल प्लूम्स डिस्प्लेस, कुछ आकर के उसकी गोद में बैठ गई और वहां पर बहुत ही सावधानी से अपने पंखों को डिस्प्ले कर रही हैं, रंग बिरंगे पंखों को डिस्प्ले कर रही हैं, दिखाई किसी को नहीं दे रही हैं, बस ये अनसीन है, इनविजिबल है। ट्रैम्बलिंग लेकिन चिंता में है, कांप रही है। कॉन्शियस बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है। ऑफ द रिच ब्रोकेड, जो उसका मखमली कपड़ा पहना हुआ है इस ब्लिंडा ने, तो वो कांपते हुए उसके मखमली कपड़े का भी ध्यान दे रही है, साथ ही साथ उसका भी ध्यान दे रही है परियां। कॉफी विच मेक्स द पॉलिटिशियंस वाइज, कॉफी ऐसा कहते हैं कि पॉलिटिशियंस बैठते हैं
कॉफ़ी पर तो बहुत सारी बुद्धिमान भरी बातें करते हैं, बुद्धिमत्ता भरी। एंड सी थ्रू द ऑल थिंग्स विद हिज हाफ शट आईज, और उस कॉफ़ी के आनंद में आधी आंखें बंद कर लेते हैं, फिर भी उनको अपने भविष्य के प्लान दिखाई दे जाते हैं। आधी आंखें बंद हैं, फिर भी वो देख लेते हैं कि भविष्य में हमें क्या करना है, कौन सा डिसीजन लेना है, चुनाव जीतने का, क्या करना है, क्या नहीं करना है। सेंट अप इन वेपर्स टू द वेरेंस ब्रेन, और वही जोश उत्साह, वेपर्स का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो वाष्प है कॉफी की, या भाप है, वैसे भाप भी कह सकते हैं, उस भाप वो भाप पहुंची है कहाँ, उस लॉर्ड पीटर के दिमाग तक, या जो टेस्ट है वो लॉर्ड पीटर के दिमाग तक पहुंच गया। न्यू स्टार्ट गेम, और जैसे ही ऐसा हुआ तो लॉर्ड पीटर के मन में नई, स्टार्ट जेम्स का मतलब क्या होता है, चालाकियां, उसके मन में नई नई चालाकियां आनी शुरू हो गई। क्यों चालाकियां आनी शुरू हो गई, कि किस चालाकी से वो बेलिंडा के बालों की लट काटे। द रेडियंट लॉक टू गेन, चमकदार जो लट है, उसकी गुच्छा है, उसको कैसे वो गेन प्राप्त करे, ये तमाम उसके मन में विचार चलने लगे कॉफी पीते ही बैरन के। सीज राश यूथ, अरे रुक जाओ, जल्दबाज नौजवान, डिजिस्ट रुक जाओ, अर्ट इज टू लेट, इससे पहले कि और ज्यादा लेट हो जाए। फियर द जस्ट गॉड्स, भगवान के न्याय से डरो। एंड थिंक ऑफ स्केलास फेट, स्केला एक मिथोलॉजिकल फिगर है, उसके भाग्य को देखो, क्योंकि स्केला ने क्या किया था, उसने अपने पिता के बालों को, उस अपने पिता के दुश्मन, जिसके पिता के दुश्मन का नाम था नाइसस, उसने अपने पिता के बालों को अपने दुश्मन को ले जाकर के दे दिए, जिससे उसके पिता की डेथ हो जाती है, और जिसकी वजह से सजा के तौर पर उसको आ, वो एक वो बना दिया गया, एक चिड़िया बना दिया गया, और चिड़िया बना के वो आज भी इधर उधर घूम रही है। तो ये स्कैला का पाप था, तो तुम ऐसा मत करो, क्योंकि बालों की चोरी एक बड़ा पाप माना जाता है। बट वेन टू मिसचीफ मोर्टल्स बेंड टू देयर बिल, इसका मतलब कि जब शरारत करनी होगी मोर्टल्स, इंसानों को, उनकी इच्छा शरारत की तरफ झुक जाती है। हाउ सून दे फाइंड फिट इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इल, तो बहुत ही जल्दी, हाउ सून कितनी जल्दी, दे फाइंड वो पा लेते हैं, फिट उपयुक्त इंस्ट्रूमेंट्स तरीके ऑफ इल मतलब बुराई के, तो बड़ी जल्दी वो लोग बुराई के तरीके पा जाते हैं कि बुराई करनी कैसे है, जब उनको करनी ही होती है बुराई तब। जस्ट देन क्लैरिसा, क्लैरिसा एक और लड़की है वहीं बैठी हुई, ड्रू विद टेम्पटिंग ग्रेस, उसने बड़ी चालाकी से, सौम्यता के साथ, टू एज्ड वेपन, उसने दो धार वाला वेपन, अस्त्र या तो कैंची की बात हो रही है यहाँ पर, उसने बड़ी चालाकी से कैंची अपने बटुए से निकाल करके, फ्रॉम अ शाइनिंग केस, चमकदार बटुए से निकाल करके, और लॉर्ड पीटर को थमा दी। सो लेडीज इन रोमांस असिस्ट देयर नाइट, जिस तरह से पुराने जमाने में युद्ध पर जब लोग जाया करते थे, तो उनको उनकी पत्नियां बहुत अच्छे से असिस्ट किया करती थी, जब वो उनसे प्यार करती थी, असिस्ट किया करती थी, ठीक वैसे ही क्लैरिसा ने अपने इस दोस्त को, लॉर्ड पीटर को, एक कैंची दे दी कि लो बलिंडा के बालों की लट काट लो। प्रेजेंट द स्पीयर, वो उनको भाला दिया करती थी, हथियार दिया करती थी लड़ाई में जाने से पहले, ठीक वैसे ही क्लैरिसा ने किया। ही टेक्स द गिफ्ट विद रेवरेंस, बहुत ही आदर के साथ वो उस कैंची को ले लेता है, किससे, क्लैरिसा से कैंची ले लेता है। एंड एक्सटेंड्स, और अपनी उंगली में फंसा लेता है, द लिटिल इंजन, छोटी सी कैंची को, ऑन हिज फिंगर्स एंड, अपनी उंगली के किनारों पर कैंची फंसा ली उसने अपनी उंगलियों में। दिस जस्ट बिहाइंड बिलिंडास नेक ही स्प्रेड, और उसने ठीक बिलिंडा के गर्दन से ठीक पीछे उस कैंची को आगे किया, उसके लट काटने के लिए। एज ओवर द फ्रेग्रेंट स्टीम्स शी बेंड्स हर हेड, जैसे ही ओवर द फ्रेग्रेंट स्ट्रीम्स का मतलब क्या हो जाएगा, जो खुशबूदार भाप है, या कॉफी की जो भाप है, उसको पीते पीते उसने जैसे अपना सिर झुकाया, बेंड्स हर हेड, अपना सिर झुकाया। स्विफ्ट टू द लॉक ऑफ थाउजेंड स्पिरिट्स रिपेयर, तो तुरंत जो थाउजेंड फेरीज हैं, बिलिंडा की रक्षा करने वाली परियां, जो हवा में इनविजिबल है,
रिपेयर मतलब इकट्ठी हो जाती हैं, गैदर आकर के इकट्ठी हो जाती हैं। वो कोशिश करती हैं कि लॉर्ड पीटर उसके बालों की लट ना काट सके। अ थाउजेंड विंग्स, हजारों पंख, बाय टर्न्स ब्लो बैक द हेयर, वो तुरंत उसके बालों को हिलाने लगती हैं जिससे कि वो पीछे देखे और बैरन उसकी बालों की लट काट ना पाए। एंड थ्राइस दे ट्विस्ट द डायमंड इन हर ईयर, और 3 बार ले जाकर के उसने, इन परियों ने बलिंडा के कान में पहने हुए जो ईयर रिंग्स हैं उनको 3 बार हिलाया जिससे कि बलिंडा पीछे देखे। अब वो एकदम से तो चिल्ला नहीं सकती क्योंकि उनकी आवाज किसी को सुनाई भी नहीं देगी परियों की, बट वो कोशिश कर रही है बलिंडा को अवेयर करने के लिए। थ्राइस शी लुक्ड बैक, 3 बार उसने पीछे देखा। एंड थ्राइस द फोर ड्रू नियर, और 3 बार इसने अपनी जो कैंची है वो थोड़ी पीछे खींच ली, जैसे ही बलिंडा चाय कॉफी पीती थी तैसे फिर से वो आगे बढ़ा देता था। जस्ट इन दैट इंस्टेंट, उसी समय एंकस चिंतित होकर के एरियल ने विचार किया। द क्लोज रिसेसेस ऑफ द वर्जिन्स थॉट, विचार किया और उसने वर्जिन मतलब बेलिंडा के विचारों में जो रिसेसेस है, रिसेसेस का मतलब क्या है यहाँ पर, बॉक्स या कमरे या जगह, उसके विचारों में जो जगह है या उसके विचारों के जो गैप्स हैं उसको देखना शुरू किया, उसके मन में है क्या। एरियल ने बेलिंडा के मन में क्या है ये जानने की कोशिश की, चिंतित होकर के। एज ऑन द नोज़गे इन हर ब्रेस्ट रिक्लाइंड, क्योंकि जैसे उसने फूल लगाए हुए हैं तो फूलों की किनारी पर वो जाकर के बैठ गया, क्योंकि डायरेक्ट ब्रेस्ट के अंदर नहीं जा सकता, तो वो ब्रेस्ट पर जो फूल लगे हुए हैं वहां जाकर के वो बैठ गया एरियल, देखने कि उसके हृदय में है क्या। ही वॉच्ड, उसने देखा। आइडियाज, विचार देखे। राइजिंग इन हर माइंड, उसके मन में बहुत सारे विचार चल रहे हैं बलिंडा के मन में। सडन ही ब्यूड, लेकिन उन्हीं विचारों को देखते देखते अचानक उसने देखा, इन स्पाइट ऑफ ऑल हर आर्ट, कि वो दिखावा तो बहुत अच्छा कर रही है बलिंडा, जो बाहर सबको दिखावा कर रही है वो दिखावा बहुत अच्छा है। इन अर्थली लवर, कि उसके मन में एक मानव के प्रति प्रेम है। ये बात उसने देखा कि उसका जो प्रेमी है वो मानव जाति का ही प्रेमी है, ये बात एरियल ने देख ली। लर्किंग एट हर हार्ट मतलब झांक रहा है, या लॉर्ड पीटर के प्रति उसकी जो फीलिंग्स हैं वो भले ऊपर से नहीं दिखा रही है लेकिन उसके मन में है, लॉर्ड पीटर को वो प्यार करती है बेलिंडा। अमेज्ड, भौचक्का रह गया। कंफ्यूज्ड, परेशान हो गया एरियल। ही फाउंड हिज पावर्स एक्सपायर्ड, उसने लगा कि अब तो मेरी ताकत खत्म हो चुकी है, जब यही नहीं बचना चाह रही है तो मैं इसको कैसे बचाऊं इस लॉर्ड पीटर से। रिजाइंड टू फेट, उसने अपनी सारी सिचुएशन भाग्य के सहारे छोड़ दी। एंड विद ए साई रिटायर्ड, और आह भरते हुए एरियल वहां से चला गया। वो समझ गया अब कोई मतलब ही नहीं है, जब ये चाहती है लॉर्ड पीटर इसके बालों की लट काट ही ले तो मैं कौन होता हूँ रोकने भैया, मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, ऐसा कहते हैं। तो वो उसने मान लिया कि अब कोई मतलब नहीं है और वो वहां से चलता बना एरियल। द पियर नाउ स्प्रेड्स द ग्लिटरिंग फॉरफेक्स बाइट, पियर मतलब लॉर्ड पीटर ने फैला दी कैंची या कैंची खोल दी। ग्लिटरिंग फॉरफेक्स चमकचमाती कैंची। वाइड, तेज, जैसे कैंची चलाई जाती है वैसे आप सब जानते हैं। इनक्लोज द लॉक, उसने लॉक को फंसाया कैंची में और उसने दोनों धार कैंची के दोनों हिस्से जोड़ दिए, और जैसे उसने जोड़ दिए तुरंत लॉक जो थी वो बालों से, मान लो ये बाल है और ये गुच्छा है यहाँ पर, वो यहाँ से उसने कट कर दिया, काट दिया। इवन देन बिफोर द फैटल इंजन क्लोज्ड, इससे पहले कि कैंची पूरी तरह से बंद होती जो उस लट को काट रही है, और रेचड सिल्फ, एक बेचारी परी, टू फॉन्डली इंटरपोज्ड, जो कि बहुत ज्यादा चिंतित थी। फॉन्डली मतलब एकदम रियल तरीके से चिंतित थी बलिंडा की लट के बारे में। फेट अर्च द शेयर्स, क्योंकि उसके भाग्य में कैंची लिखी हुई थी। एंड कट द सिल्फ इन ट्वेन, वो आई और कैंची के बीच में आके बैठ गई, और इस तरह से कैंची ने बालों की लट के साथ साथ परी को भी 2 टुकड़ों में बांट दिया, या 2 टुकड़ों में परी भी कट गई, उसका शरीर कट गया। उसने कोशिश की उस लट को बचाने की, बट एरी सब्सटेंस सून यूनाइट्स अगेन, लेकिन परी जो है वो सुपर नेचुरल एलिमेंट है हवा का, तो उसने फिर से अपने आप को जोड़ लिया, कटे हुए शरीर को जोड़ लिया, खुद ठीक कर लिया। द मीटिंग पॉइंट्स, कैंची के धार जहाँ पे कैंची जुड़ी होती है। द
सेक्रेड हेयर डिसेबर, और वहां पर जो उसके पवित्र बाल थे, पवित्र क्यों बोला गया है? क्योंकि वलिंडा अभी तक वर्जिन है, उसके बालों को अभी तक किसी ने किस भी नहीं की है, अलग हो गए हैं फ्रॉम द फेयर हेड, उसके सुंदर सिर से, फॉर एवर एंड फॉर एवर, हमेशा के लिए अलग कर दिए गई वो लट। तो इस तरह से इस लॉर्ड पीटर ने उसके बालों की लट काट दी। देन फ्लैश द लिविंग लाइटनिंग फ्रॉम हर आईज, उसकी आंखों में भयानक, लाइटनिंग का मतलब भयानक गुस्सा बलिंडा की आंखों में दिखाई दिया, जैसे उसने देखा अरे इसने क्या किया बदतमीज ने। एंड स्क्रीम्स ऑफ हॉरर, और भय की चीखें बलिंडा के मुंह से निकलती हैं, जो इतनी तेज निकलती हैं यहाँ तक कि आसमान में जो अफ्राइटेड जो देवी देवता हैं उनको भी डरा देती हैं, पूरा आसमान उसकी चीखों से भर जाता है। नॉट लाउडर श्रीक्स टू पिटिंग हेवन आर कास्ट, इससे ज्यादा तेज चीखें स्वर्ग के प्रति या आसमान के प्रति इससे पहले कभी नहीं निकाली थी। किन लोगों ने? जब हस्बैंड्स मरते हैं या कुत्ते मरते हैं तो महिला ऐसा कभी भी नहीं करती है जैसा बलिंडा ने आज किया। और वेन रिच चाइना वेजल्स, या जो चाइना मिट्टी के बर्तन हैं, और जब वो गिर जाते हैं ऊंचाई से अलमारी से, एंड ग्लिटरिंग डस्ट, और उनके चमचमाते हुए टुकड़े और पेंटिंग किए हुए जो टुकड़े हैं वो इधर उधर पड़े होते हैं, या अचानक से चाइना मिट्टी का बर्तन कॉस्टली अचानक से गिर जाए तो महिलाओं के मुंह से चीख ही निकलेगी, लेकिन वो चीख फिर भी आज की चीख को देखते देखे हुए कम है जो बलिंडा ने निकाली जब उसकी बालों की लट काट दी गई। लेट रीथ्स ऑफ ट्रंक नाउ माई टेम्पल्स ट्वाइन, अब वो वैरन चिल्ला रहा है कि अब मुझे मालाएं पहनाओ, विजय मालाएं पहनाओ मेरे कानों के आसपास, क्योंकि मैंने बहुत बड़ा काम किया है, जीत हासिल की है। द विक्टर क्राइड, विजेता चिल्लाया। द ग्लोरियस प्राइज माइन, इतना शानदार उपहार जिसको वो चाह रहा था हर हाल में, अब मेरा है। वाइल इन स्ट्रीम्स और बर्ड्स डिलाइट इन एयर, वो कहता है कि जब तक नदी में मछलियां रहेंगी, जैसे हम लोग कई बार कहा करते हैं कि जब तक गंगा में पानी रहेगा तब तक तुम्हारा नाम रहेगा, सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा, उसी हिसाब से कह रहा है कि जब तक नदियों में मछलियां रहेंगी या चिड़ियां उड़ती रहेंगी हवा में, और इन ए कोच एंड सिक्स द ब्रिटिश फेयर, और जो या फिर जो कुंवारी सुंदर लड़कियां हैं ब्रिटेन की, वो कोच में उनको ले जाया जाता रहेगा, 6 घोड़ों के द्वारा खींचा गया जो रथ होगा उसमें बैठकर भी वो जाया जाती रहेंगी। एज लॉन्ग एट अटलांटिस शैल बी रेड, या अटलांटिस जैसी पुस्तकें पढ़ी जाएंगी, एक ऐसी पुस्तक है जिसमें महिलाओं के चरित्र के बारे में बहुत कुछ लिखा है, लोग खूब इसको पढ़ते हैं। और द स्मॉल पिलो ग्रेस ए लेडीज बेड, या कोई महिला अपने छोटे से तकिए पर खुश होकर के लेटी रहेगी हमेशा, ये चीजें ऐसी हैं जो हमेशा होती रहेंगी। वाइल विजिट्स शैल बी पेड ऑन सोलम डेज, वो इंतजार कर रही होगी अपने लवर का, जब उसका लवर उसको विजिट करेगा। सोलम डेज मतलब अच्छे दिनों में, जब वो दोनों मिलेंगे उनके लिए वो अच्छे दिन होंगे। एंड वेन न्यूमरस वैक्स लाइट्स इन ब्राइट ऑर्डर ब्लेज, अब जब बहुत सारी मोमबत्तियां बहुत ही अच्छे ऑर्डर ढंग से बेड चैम्बर में जल रही होंगी, और वहीं पर निम्स लड़कियों को ट्रीट किया जा रहा होगा, या लड़कियों को उनके प्रेमी उनको ट्रीट कर रहे होंगे, एंड असाइनेट्स गिव, या उनके जो लवर्स हैं वो उनको पूरा मनोरंजन दे रहे होंगे, मेकिंग लव। जब तक ये चीजें चलती रहेंगी, जो भी घटनाएं हैं चलती रहेंगी, सो लॉन्ग माई ऑनर, तब तक मेरा सम्मान, मेरा नाम और मेरी तारीफ हमेशा जीवित रहेगी, क्योंकि मैंने इतना बड़ा काम किया है। कौन सा काम किया है? लट काटने का काम किया है। वॉट टाइम वुड स्पेयर फ्रॉम स्टील रिसीव्स इट्स डेट, अब वो कह रहा है कि जो चीज वक्त से बच जाती है, टाइम वुड स्पेयर मतलब छोड़ देता है, जिस चीज को समय भी छोड़ देता है खत्म करने से, उसको, जो स्टील की ताकत है, स्टील मतलब तलवार की बात वो कर रहा है, चाकू तलवार कैंची की बात कर रहा है, तलवार उसको खत्म कर देती है, वो तलवार के द्वारा वो चीज खत्म की जाती है। जैसे जिस तरह से बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स रहते हैं, स्मारक रहते हैं, लाइक मेन सबमिट टू फेट, वो भी एक दिन खत्म होते हैं, जैसे इंसान खत्म हो जाता है और बाद में अपने आप को पूरी तरह से भाग्य के अधीन कर देता है,
वैसे ही बड़े-बड़े स्मारक भी नष्ट हो जाते हैं। कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं रहती है। स्टील कुड द लेबर ऑफ द गॉड्स डिस्ट्रॉय, और यहाँ तक कि तलवारों ने भगवान के द्वारा देवताओं का जो किया गया मेहनत का काम है उसको भी नष्ट किया है। ये एक रेफरेंस है, जो ट्रॉय का वार हुआ था, ट्रोजन वॉर हुआ था, तो सिटी ऑफ ट्रॉय जो थी, ऐसा कहा जाता है कि इसको देवताओं ने बनाया था, लेकिन युद्ध के बाद ट्रॉय सिटी भी नष्ट हो गई तलवारों के लड़ाइयों से। तो वो कह रहे हैं कि यहाँ तक कि भगवान के द्वारा किए गए काम को भी तलवार नष्ट कर देती है। एंड स्ट्राइक टू डस्ट, और मिला देती है मिट्टी में द इंपीरियल टावर्स ऑफ ट्रॉय, जैसे ट्रॉय के बड़ी बड़ी ऊंची बिल्डिंग भी मिट्टी में मिला दी गई। स्टील कुड द वर्क्स ऑफ मोर्टल प्राइड कंफाउंड, यहाँ तक कि तलवार जो मोर्टल प्राइड है, जिनको इंसान बड़े घमंड के साथ बनाते हैं, वैसे कामों को सीमित कर देती है, खत्म कर देती है। एंड ह्यू ट्रायम्फल आर्च टू द ग्राउंड, और ह्यू मतलब गिरा देती है, ट्रायम्फल आर्च का मतलब क्या हो जाएगा, जीत के गुंबद, जो जीत की खुशी में बड़े बड़े गुंबद बना दिए जाते हैं निशानी के तौर पर महलों में, वो भी कभी न कभी तलवार की चोट के आगे या युद्ध में इस तलवार की ताकत के आगे खत्म हो जाते हैं। सो व्हाट वंडर देन, तो तुम क्यों आश्चर्य कर रही हो फेयर निम्फ, सुंदर बेलिंडा, तुम्हें क्यों आश्चर्य है। द हेयर्स शुड फील द कंकरिंग फोर्स ऑफ अनरेजिस्टेड स्टील, अगर जो मतलब कह सकते हैं घातक स्टील की ताकत, तलवार की ताकत से ये सब कुछ नष्ट हो जाता है, तो तुम क्यों टेंशन ले रही हो अगर तुम्हारे बालों की लट उस स्टील की ताकत से ही खत्म कर दी गई है। स्टील कैंची जो है वो स्टील की बनी हुई है, तो ओवरऑल स्टील की ताकत ने तुम्हारी ये जो लटें हैं उनको खत्म कर दिया, तोड़ दिया, तो तुम क्यों टेंशन में ले रही हो, क्योंकि इतने सब कुछ तो चीजें खत्म होती हैं टेंशन में। तो दोस्तों ये था कांटो थर्ड, तीसरा खंड द रेप ऑफ द लॉक का। मिलते हैं नेक्स्ट खंड में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो उसको आप लाइक शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।